कर देते हैं और ये पार्ट्स अलग अलग प्रोग्रामर्स के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं, यानी कि उस पर वर्किंग होती है, ठीक है। और एट द लास्ट पार्ट्स को एक साथ हमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको, जो मॉड्यूल्स को जो हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो बेसिकली उन पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लोग डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। उन्हीं टूल्स में से हमारा ये आपका कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केसेस है। ये कह रहा है कि केस हैज emerged as an important topic in the software industry. Software is becoming the costless in any computer installation due to increase the manpower cost. ये जो आपके केस टूल्स है इनका यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जहाँ पर हमें मैन पावर को कम करना होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है उनकी कॉस्टिंग को रिड्यूस करना होता है, तो वहां पर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टूल्स का यूज करते हैं। और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टूल्स का नाम है यहाँ पर केस टूल्स, ठीक है, या केस एनवायरनमेंट या केस टूल्स कह दीजिए, ठीक है। ये बेसिकली हमारे जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं केस टूल्स, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है ड्यू टू मैन पावर उसको रिड्यूस करते हैं। भाई जब मैन पावर यानी कि लोग काम करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम टूल्स का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हम अपने एम्प्लॉयज को जो सैलरीज प्रोवाइड करते हैं वो कम हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इससे हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये केस टूल्स की बात करिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केस एनवायरनमेंट क्या होता है। एक बार जरा स्टडी करिए केस एनवायरनमेंट के बारे में जल्दी से 1 मिनट में, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। सभी लोग एक बार पढ़िए जरा। कुछ नहीं, देखिए केस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, कोई किसी ने पढ़ा, कोई बताएगा केस एनवायरनमेंट के बारे में? आकाश, आदर्श, कोई बताना चाहेगा? शुभम, शिवांश, हर्षपाल, चलिए मैं बता देता हूँ। केस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है यहाँ? Case environment is a platform where all the tools are share common information between themselves and perform the some basic operation means like some text editing and compiler and debugger type. थोड़ा सा आपने सही बताया है, करेक्ट। चलिए मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। केस एनवायरनमेंट बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर हम डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स का यूज करते हैं अपनी कॉमन इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशंस होती है ये आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी यानी कि सेंट्रल डेटाबेस से रिट्रीव करी जाती है और इस इंफॉर्मेशंस को हम डिफरेंट चैनल्स के थ्रू अलग अलग स्टेजेस तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली एसोसिएटेड किससे होती है, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, ठीक है। और सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होती है, देखिए आगे लिखा हुआ है, दिस सेंट्रल रिपोजिटरी इज द डेटा डिक्शनरी containing the definition of all composition and elementary data types, ठीक है। बेसिकली जो आपका ये जो सेंट्रल रिपोजिटरी है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को और डिफरेंट एलिमेंट्री डेटा आइटम्स को अपने पास में स्टोर करके रखती है। इसीलिए मैंने ऊपर बताया कि जो सेंट्रल रिपोजिटरी है बेसिकली हमारे डेटाबेस की तरीके वर्क करती है, जस्ट लाइक अ सेंट्रल डेटाबेस, ठीक है।
यहाँ पर जो डिफरेंट टूल्स होते हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करते हैं, उनमें से जैसे टेक्स्ट एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, ये मोस्ट कॉमन टूल्स हैं, डिबगर हो गया, ये सब हमारे मोस्ट कॉमन टूल्स हैं जो हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी से इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में लगाते हैं, यानी कि यूज कराए जाते हैं। ठीक, सेंट्रल रिपोजिटरी में क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन इज कोडिंग सपोर्ट एक्टिविटीज, यानी कोडिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपकी सारी आपकी सेंट्रल रिपोजिटरी में होती हैं। सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हैं वो सारी आपकी इसमें होती हैं। थर्ड वन इज प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग आप पढ़ चुके हो, यानी कि प्रोटोटाइप मॉडल्स, एक डिजाइन आर्किटेक्चर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्वेरी एंड रिपोर्ट फैसिलिटीज, इसके अलावा ट्रांसफर फैसिलिटीज, स्ट्रक्चर एनालिसिस फैसिलिटीज, डॉक्यूमेंट जनरेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर होती है। क्लियर हो गया सभी को? केस एनवायरनमेंट क्या होता है? सभी को समझ में आ गया बेटा? यस सर करिए। यस सर। मैसेज करिए बच्चे, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, सभी को समझ में आया कि नहीं? सभी लोग मैसेज जरूर किया करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। राइट, वेरी गुड। लगभग 60 स्टूडेंट्स हैं, सभी आंसर करिए तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। गुड। बेनिफिट्स ऑफ अ केस, कह रहा है कि पढ़िए जरा बेनिफिट्स क्या क्या है इसके जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन रखा हुआ क्वेश्चन है केस एनवायरनमेंट और केस टूल्स, ये हर बार पूछा जाता है 100%, और बहुत सिंपल है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप वहां पर लिख पाएंगे, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से पढ़िए बेनिफिट्स क्या क्या है केस एनवायरनमेंट के, पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं यहाँ पर। सर इसमें ये कह रहा है कि जो केस इन्वायरमेंट है ये हमारे कॉस्ट को बचाती है और सारे जितने भी डेवलपमेंट चीजें हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में तो उसमें हमारी कॉस्ट को सेव करती है। सेकंड कह रहा है कि जो हमारा केस टूल है वो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को और अच्छा बनाता है ताकि और इजीली वर्क परफॉर्म कर सके और अच्छा रिजल्ट मिल सके उससे। थर्ड हमारा पता है कि जो केस टूल है वो हमें प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट। जब हाई क्वालिटी का डॉक्यूमेंट्स होगा तो जाहिर सी बात है क्वालिटी जो अच्छी होगी तो रिजल्ट आउटपुट भी अच्छा होगा, तो सॉफ्टवेयर अच्छा होगा तो उसकी डिमांड भी अच्छी होगी और उसका यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा। तो नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपका केस टूल है वो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसमें कह रहा है, इस पॉइंट में कह रहा है कि केस टूल जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इजीनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो उस टाइम पर हम केस टूल्स का यूज करके अपने सॉफ्टवेयर को इजी वे में डेवलप कर सकते हैं। राइट, यस सर। लास्ट पॉइंट, हमारे जितने आपको पेन मिले थे सब हम यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, कोई बताएगा लास्ट पॉइंट भाई? अभय, आदर्श, तो सॉरी लास्ट पॉइंट कह रहा है कि जो केस टूल्स को केस एनवायरनमेंट को यूज करने से क्या होता है कि कंपनी एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकती है। मतलब सर जो भी काम होगा एक सही तरीके से होगा, मतलब कोई भी काम इधर उधर नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट से मतलब ये है, बिल्कुल सही आप अभय, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देते हैं। केस एनवायरनमेंट में जो भी वर्किंग होगी बेसिकली हमने ऊपर भी बताया था कि हर एक फेजेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, फिर आपका डिजाइनिंग होगा, फिर आपका जो है डेवलपमेंट होगा, फिर आपकी टेस्टिंग होगी, फिर मेंटेनेंस होगा। यानी कि हर एक फेजेस जो है एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वे में होंगे। ठीक, अब जब ये फेजेस सही तरीके से परफॉर्म करेंगे, हर एक चीजों को एक प्रॉपर वे में हम जब करते हैं
तो उससे कंपनी की जो वर्किंग स्टाइल है वो ज़्यादा इम्प्रूव होती है और वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डरली वे में वर्कआउट करते हैं, ठीक है। ये होता है, ये आपका काम है। राइट। हाँ मतलब आप Excuse me, sir? सबका है जी बताइए सर, केस का फुल फॉर्म क्या है? इसमें। ऊपर देखिए लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। केस का फुल फॉर्म भी होता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा, मैंने ऊपर ही आपको बताया, आप उस दिन आए नहीं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब टहलते घूमते कभी एक बार ऐसे क्या तो काफी खोल के पढ़ने का नहीं मन करता। ठीक है। ओके सर। कभी बाई चांस टंगा रहेगा तो गलती से नजर पड़ जाएगी तो एक बार दोहरा सकते हैं। मीन सर ये कोई बेसिक एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये एक टेक्निक है, एक मेथड है, इसमें कई सारी चीजें कंबाइन होती हैं। ये बेटा आपका एक ऑटोमेशन टूल्स टाइप का है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज डेवलप करते हैं, मान लीजिए कोई मशीनरीज हम बना रहे हैं, तो मशीनरीज को मैन्युफैक्चर करते समय हम कई सारे टूल्स का यूज करते हैं, जिससे हम उसको इजी वे में बना सके, यूजर फ्रेंडली बना सकें। तो इसी तरीके से आपका कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये बेसिकली टूल्स है जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर को ज्यादा इजी वे में डेवलप कर सकते हैं। इससे हमारी कॉस्ट सेविंग होती है, क्वालिटी को हम लोग अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं, हाई क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। और ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक है। और हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड वे में परफॉर्म होता है। हमारी कंपनी की जो वर्किंग स्टाइल है वो भी इम्प्रूव होती है और हर एक चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में परफॉर्म होती है। नहीं तुमने कहा था क्लियर हो गई बात? आई सभी को लॉग कॉस रखो चाहे माइनस लगा, सभी को समझ में आ गया बेटा? तुम यहाँ खाती रहो। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स दैट keys provide during the different phases of the सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो केस टूल है वो हर एक फेजेस में आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अ टूल्स, ठीक है। तो कौन कौन से फेज में क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है, जरा इसको रीड करेंगे। पहला है आपका प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट, second one is structured analysis and design, third one is code generation and the fourth one is test cases generator, ठीक है। जल्दी से सभी लोग पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से पढ़िए बेटा सभी लोग। ये बताओ लॉग cos x log sec x कैसे बन गया, हमको ये बताओ। और माइनस कैसे आएगा? जैसे जैसे वो नहीं आता है लॉग, कॉपी में करके दिखा दो। ये जो माइनस लॉग cos x है इसको तुम log sec x में बदल के दिखाओ। तो हमको नहीं पता है तो कैसे इसे हाँ बोल सकती हो? लेकिन हमारे स्कूल में टीचर फॉर्मूला लिखवा हुआ नहीं है, मान लिखवाने नहीं सिद्ध कर ले देखो। तीन है हमका ध्यान नहीं है, लेकिन तो ढूंढो नेट में, नहीं मिलेगा। लेकिन है सही भी नहीं, नहीं पता हमें। किताब में लिखा है और दिखाओ ना किताब क्या खोल के पूरा माँ है हाँ दिखाओ। अभी मैंने पेन इंच लिया है तो शायद ना मिले, लेकिन था तो मन ने इसी से किया देखा है। हम कह रहे कैसे होगा, हमको याद नहीं है, हमको याद कर दे बताओ तो। सभी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैसेज करिए जल्दी से, सभी लोग पढ़ रहे हैं। तुम इसमें लॉग तक कैसे निकालोगे ये बताओ। गुड, ऐसे भाई आपको भी नहीं ध्यान है ना, हो सकता है मान लेते हैं। जल्दी से पढ़िए फिर डिस्कस करते हैं। शिवांश आपको पहला पॉइंट बताना है प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट, सेकंड बताएंगे हर्षपाल। हर्षपाल है क्लास में? यस और नो? मैसेज करो जल्दी हर्ष। यस गुड, आपको सेकंड पॉइंट बताना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बताएंगे शिवांश, जल्दी से पढ़ो बेटा दोनों लोग। और थर्ड पॉइंट अदर्स एंड फोर्थ पॉइंट बताएंगे आकाश, ठीक है।
अरे ना बोल सही है। और बाकी के स्टूडेंट्स भी रेडी रहिए, किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पूरा द्वित लिखेगा है। हाँ भैया पूरा द्वित लिखेगा है। 2 से जहाँ तक उसमें बने टोटल 30 तक लिखना है। यार 30 तक तो हमको नहीं आता है। अब देख लेना उसमें मोबाइल में। यार वो दे हमको पटरी ऐसे ऐसे गचाड़ा पचाड़ा लिखी थी, अगर बिना पटरी के लिख देता। यार पेन से लाइन खींच लो, पता है ना कैसे खींचते हैं। उसमें लाइन है, उसमें तिरछी हो सकती है, इससे खींच लो। मैच ये खेल कॉपी नीचे ना रखो, अपने उधर रखो, हमको निकलने में दिक्कत होगी। यस, पहला पॉइंट बताइए शिवांश। हाथ मेरे खराब है यार। शिवांश आवाज आ रही है मेरी? सर प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट कह रहा है कि जो हमारा यूजर इंटरेक्शन होता है, मतलब वो हेल्प करता है हमारे यूजर इंटरेक्शन में और सिस्टम कंट्रोल फ्लो में। और सर वो स्टोर एंड रिट्रीव दोनों करता है सर, हमारा डेटा जो मतलब सिस्टम में हम लोग स्टोर करते हैं। और सर उसमें जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और हमें इजी एक्सेस होता है, तो इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट बेसिकली क्या करता है, यूजर इंटरेक्शंस को डिफाइन करता है। तो यूजर इंटरेक्शंस को डिफाइन करने के केस में जो आपका ग्राफिकल इंटरफेस होता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है आपके सिस्टम से, आपके सॉफ्टवेयर से, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्लस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कोई भी मल्टीपल यूजर आपके सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। साथ में ये आपको प्रोवाइड करता है जो भी कंट्रोल फ्लो है सिस्टम का, यानी कि सपोज जैसे फेसबुक की बात करते हैं, तो फेसबुक में फ्लो क्या है, सबसे पहले आप लॉगिन पेज पर लॉगिन करेंगे, फिर आपको वो सेकंड पेज पर लेके जाएगा, फिर उसमें साइड में आपको बार चार्ट में सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे सपोज दैट फोटोज हैं, फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से वो फ्लो मेंटेन होता जाता चला जाता है। जैसे भी यूजर जाना चाहता है उस साइट पर, वैसे ही वो आपको क्लिक करके लेके जाता है। तो बेसिकली एक कंट्रोल फ्लो बोलते हैं, जिसके थ्रू आप हर एक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और साथ में उस डेटा को रिट्रीव भी करते हैं। मान लीजिए आपने फेसबुक में सोचा कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी फोटोज हमने पहले डाल रखे हैं उसको हम देखना चाहते हैं दोबारा से, तो आप क्या करोगे, फोटोज वाले कॉलम पे क्लिक करो और वो आपको सारी फोटोज आपसे रिलेटेड रिट्रीव करके सेट कर दिखा देगा, शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक फ्लो मेंटेन होता है जो कि आपके प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट्स एक्टिविटीज में होता है। और इसको मेंटेन कौन करता है, जल्दी से बताइए कौन मेंटेन करता है? केस टूल्स, ठीक है। केस टूल की हेल्प से हम लोग इस तरीके की एक्टिविटीज को मेंटेन करते हैं। समझ में आया सभी को? पहला पॉइंट बेटा समझ में आया सभी को? ओके। सेकंड पॉइंट कौन बताने वाला था? हर्षपाल, जल्दी से सेकंड बताइए बेटा। हर्ष। केस टूल्स शुड सपोर्ट वन और मोर ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस। सर जो केस टूल्स होता है वो एक और एक से ज्यादा डिजाइन टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। ओके सर इट शुड सपोर्ट सर एफर्टलेस ड्राइंग एनालिसिस। मतलब सर केस टूल सर उस डिजाइन टेक्निक्स और को मतलब सपोर्ट करता है, इसमें ज्यादा सर एफर्ट ना करना पड़े और इजीली एनालाइज कर सके सर हम लोग उसको। सर इट शुड प्रोवाइड सर इजी नेविगेशन थ्रू डिफरेंट लेवल। सर हम लोग को इजीली सर वो डिफरेंट लेवल्स पे सर नेविगेशन का मतलब समझते हैं क्या होगा? नेविगेशन का मतलब होता है कि जैसे ही आप किसी बटन, सपोज दैट मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फोटोज पे आप क्लिक करते हो,
तो फोटोज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका जो फेसबुक वाला फ्रंट है वो आपको नेविगेट करके ले जाता है कहाँ पर, फोटो वाले पेज पे। तो एक पेज से दूसरे पेज में जब डेटा का ट्रांसफर होता है, ठीक है भाई, उसी लॉगिन से उसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके वो आपकी इंफॉर्मेशन को दूसरे पेज पे शो करता है। यानी कि आपका जो डेटा फ्रंट पेज पे था उसको दूसरे पेज पे ले गया, तो इसको बोलते हैं नेविगेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वे में हो जाता है और ये आपका कंसिस्टेंट होता है। एक कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि मान लीजिए आपने लॉगिन तो कर लिया, लॉगिन पे करने के बाद में जैसे ही आप फोटो पे क्लिक कर रहे हो वो आपको लॉग आउट कर दे रहा है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर जब तक आप खुद लॉग आउट नहीं होगे तब तक वो कंसिस्टेंट वे में आपको नेविगेशन करता रहेगा जहां पर भी आप जाना चाहते हो। ठीक है, और ये आपको एफर्टलेस ड्राइंग एनालिसिस प्रोवाइड करता है, हालांकि बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, बस उस टूल्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन केस टूल की हेल्प से। यस सर। ओके, थर्ड पॉइंट है कोड जनरेशन। किसको बोला था मैंने थर्ड पॉइंट? सर हमको। यस आदर्श, पढ़ के बताइए जल्दी से। सर इसमें सर कोड जनरेशन में बताया गया कि जो केस टूल है वो हमारे मॉड्यूल को सपोर्ट करता है एक पर्टिकुलर प्रॉपर लैंग्वेज में। वो लैंग्वेज इसलिए पर्टिकुलर प्रॉपर होती है ताकि इजिली अंडरस्टेबल हो यूजर को। एंड देन इसके बाद ये बोला गया कि डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है मॉड्यूल के बारे में। अगर जो उसमें हम ऑथर नेम लिख रहे हैं, कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें ऑथर नेम या डेट या कुछ भी पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देता है। एंड देन ये हमारा रिकॉर्ड स्ट्रक्चर और टेबल्स को भी मेंटेन करता है और उसके बाद ये कोड जनरेट कर देता है यूजर के लिए। वो नहीं है। बेसिकली के कोड जनरेशन जो टूल्स हैं वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर लैंग्वेज में। ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस उस लैंग्वेज के थ्रू होती है, मॉड्यूल से रिलेटेड ऑथर का नेम होता है, डेट होती है अगर उसने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और साथ में ही आपको रिकॉर्ड्स को जनरेट करता है अगर आपको रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को जनरेट करता है, डेटाबेस टेबल्स को जनरेट करता है, एंड इट शुड जनरेट कोड फॉर द यूजर इंटरफेस। अगर यूजर कोई भी कोड जनरेट करना चाहता है या कोई भी कोड देखना चाहता है तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर लैंग्वेज में प्रोवाइड कराना ये केस टूल का काम है। मान लीजिए सपोज दैट अगर हम एज ए यूजर इंटरफेस एज ए यूजर हैं और हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आपने जो कोडिंग करी है या जो भी टेक्निक्स यूज करी है उसको देखना चाहते हैं, तो केस टूल आपको क्या करेगा, एक मेथड प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी टेबल्स को आसानी से रिट्रीव कर सकते हो, यानी कि देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चौथा है आपका टेस्ट केस जनरेटर। कौन बताएगा? यस सर। आकाश। यस सर। सर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में सर बेसिकली सर 4 फेजेस होते हैं सर, प्रोटोटाइपिंग एंड देन आता है डिजाइनिंग और उसके बाद कोड इंप्लीमेंटेशन एंड लास्ट फेज होती है सर टेस्ट केस जनरेटर। सर इसमें सर जो केस टूल्स होते हैं वो सर डिजाइनिंग या यूजर की रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करते हैं या फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है और उसके बाद सर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सर टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके सर हम यूजर को शो करते हैं। ओके, करेक्ट। टेस्ट दो केसेस में जैसा इसने बताया कि बेसिकली हम लोग सपोर्ट करते हैं किसको डिजाइनिंग को और रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, साथ में हम सब सपोर्ट करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिट्रीव होके आ रही है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, उसके रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने के बाद में केस टूल की हेल्प से हम उसको एक फॉर्मेट में प्रोड्यूस कर पाते हैं अगर यूजर उसको चाहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मैंने समझ में आ गया सभी को चारों पॉइंट। किसी पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। पूरी क्लास पहले देख लीजिए फिर आगे बढ़े। चारों पॉइंट सभी को समझ में आ गए बेटा? यस सर। सभी को मैसेज करो जल्दी से, सभी लोग मैसेज करिए अगर समझ में आ गया हो तो। शिवांग समझ में आया बेटा? शिवांग अवस्थी, अब वेरी गुड। ओके,
नेक्स्ट वन इज आपका जो है नेक्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न केस एनवायरनमेंट। यहाँ पर बेसिकली देखिए इसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर बनाया गया है। इसमें यूजर इंटरफेस है, टूल सेट का मतलब वही ऑटोमेशन टूल यानी केस टूल्स की बात कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम टूल जिसको हम लोगों ने OMS नाम दिया है। एक सेंट्रल रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब वही डेटाबेस है जहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है। ठीक है, क्लियर? ये आपकी स्लाइड खत्म हो गई है, यानी कि यूनिट 3 में अभी कुछ पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ है। एक बार ऊपर से देख लीजिए, किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे वाली स्लाइड में मूव करें। जल्दी से देख लीजिए एक बार। जो लोग लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे मैं वहां से स्लाइड ओपन कर दे रहा हूँ। किसी को अगर कोई डाउट हो उसमें, यहाँ पर आप लोग फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ चुके थे। एक मिनट, मैंने यहाँ से परसों पढ़ाया था सॉफ्ट डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और टॉप डाउन अप्रोच। जल्दी से पढ़ लीजिए जो लोग नहीं आए थे, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करता हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर ये एब्स्ट्रैक्शन बता दीजिए। यस बेटा, किसी को पूछता है? सर एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली आप पढ़ चुके हैं। डेटा हेडिंग टेक्निक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो आपने पहले पढ़ा होगा एक बार। यस सर। है ना? तो उसी से रिलेटेड एक बार पढ़िए, फिर हम आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। एक मिनट जो स्लाइड ओपन कर लें, दिखा बताते हैं। हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहे थे आप? एब्स्ट्रैक्शंस, राइट? एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल बिहेवियर्स को एनालिसिस करते हैं और उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि किसी भी कंपोनेंट का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो कैसा होने वाला है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शंस की टेक्निक का यूज किया है। यहाँ पर दो तरीके के एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, एक फंक्शनल लेवल एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा होता है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, फंक्शनल लेवल एब्स्ट्रैक्शंस क्या करता है कि जो भी फंक्शंस हैं उनकी उस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग फंक्शनल लेवल एब्स्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं। और डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज, या फिर कह दीजिए कि मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटीज को हम लोग जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कहते हैं जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है? बेसिकली किसी भी यूजर को यानी रियल वर्ल्ड एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए हमने उसके हम प्रोग्रामिंग करके रखी हुई, या कोई भी यूजर आएगा उसमें जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी टूल्स पड़े हुए हमारे सिस्टम में वो उसको यूटिलाइज कर पाए। तो बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज को हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया जाता है, तो वो आपका फंक्शन लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। स्क्रीन इसलिए नहीं विजुअल हो रही, मैंने बोला था कि अभी हम आपको दूसरी स्क्रीन लगा रहे हैं। अनुराग बीच बीच में गायब हो जाते हैं, इसलिए तुमको पता ही नहीं चलता कि क्लास में क्या हो रहा है। क्यों? बताया था ना मैंने अभी कि मैं स्लाइड दूसरी ओपन कर रहा हूँ।
क्यों आकाश बताया था कि नहीं? यस सर, बताया था अभी आप जी। चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा है 6 सिग्मा, या कि यूनिट नंबर 3 का ही एक पार्ट है। जरा इसको रीड करिए। अनुराग जल्दी से रीड करो, ठीक है। अच्छा नेटवर्क इशू है, लेकिन चलिए पढ़िए अभी आप। 6 सिग्मा यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, ठीक है। जल्दी से एक बार पढ़िए क्या होता है 6 सिग्मा, फिर इसको डिफाइन कर देते हैं हम। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। 6 सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। पढ़ा किसी ने भाई? कोई बताएगा 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बताना चाहेगा? आकाश, आदर्श, अभय, शिवांश, हर्षपाल, सिंह चंदेल, कोई बताएगा बेटा? सर इसमें ये बोला गया है कि जो 6 सिग्मा होता है सर, ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से हम चीजों को और बेहतर कर सकते हैं और स्पीड में काम कर सकते हैं और कम प्राइस में, कम कॉस्ट में। बेसिकली जो 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही बताया आदर्श आपने। 6 सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कराने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आता है, ठीक है। इससे हमारे प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। कम टाइम में हम बेस्ट क्वालिटी के सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक। देखिए लिखा हुआ द पर्पस ऑफ 6 सिग्मा इज टू इम्प्रूव द प्रोसेस टू डू द थिंग्स बेटर, फास्टर एंड लोअर कॉस्ट, यानी कि अपनी चीजों को बेहतर तरीके परफॉर्म कराने के लिए, कम कॉस्ट में परफॉर्म कराने के लिए हम लोग 6 सिग्मा का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा जो बेसिकली 6 सिग्मा का यूज करने से हमारे हर एक पार्ट में इम्प्रूवमेंट होता है, वो चाहे आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर आपकी ऑर्डर एंट्री हो या फिर टेक्निकल सपोर्ट हो, कुछ भी हो, या आपके हर एक पार्ट में यूटिलाइज किया है, ठीक। 6 सिग्मा इज अ डिसिप्लिन डेटा ड्रिवन अप्रोच टू एलिमिनेट द डिफेक्ट इन एनी प्रोसेस। साथ में ये हमारे जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या डेवलप्ड होते हैं, उसको उसमें जो भी डिफेक्ट्स आने वाले हैं उन डिफेक्ट्स को रिड्यूस करता है, ठीक है। इस क्योंकि ये प्रॉपर डिसिप्लिन वे में परफॉर्म होता है और हर एक फेज में परफॉर्म होता है, तो जो भी डिफेक्ट्स आने वाले होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए 6 सिग्मा का यूज किया जाता है, ठीक। To achieve the 6 sigma, a process must not produce more than 3.4 defects. Basically, 6 sigma का यूज जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उसकी भी एक रेंज होती है, ठीक है। उस रेंज को कम करने के लिए यूज होता है, यानी कि 3.4 से ज्यादा डिफेक्ट्स नहीं हो सकते। इसका भी एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक पैरामीटर है, तो यहाँ पर 3.4 इज द मैक्सिमम पैरामीटर ऑफ 6 सिग्मा,
इससे ज्यादा के डिफेक्ट्स उसमें नहीं होंगे अगर यूज किए। ठीक है, और थोड़ा ढंग से लिखो, थोड़ा पहले द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स सिग्मा मेथड इज टू implementation of a measurement based strategies on a process improvement and variation reduction through the application of a Six Sigma projects. ठीक है, this is achieved through the use of two Six Sigma methodology. कौन कौन सी है? पहला है DMAIC process, define, measure, analysis, improve and control. ठीक है, and the second one is DMDV process, यानी कि define, measure, analysis, design and verify. ठीक है, दोनों ही आपके देखिए साफ लिखा हुआ है कि दोनों ही प्रोसेस आर एक्सिक्यूटेड बाय सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट्स एंड ब्लैक बेल्ट्स एंड ओवरसीन बाय सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट्स. ठीक है, यानी कि इंडिया में सिक्स सिग्मा का यूज ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट्स पे किया जाता है और ओवरसीज मतलब बाहर के देशों में सिक्स सिग्मा का यूज मास्टर ब्लैक बेल्ट्स के रूप में किया जाता है. बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपनी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं. ठीक है, साथ में हम लोग जो भी डिफेक्ट्स आने वाले होते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, तो उनके डिफेक्ट्स को मिनिमम करने के लिए हम लोग सिक्स सिग्मा का यूज करते हैं. ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर. सभी को समझ में आ गया बेटा? एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. Anyone have any doubt? You can ask. ठीक, किसी को नहीं है डाउट? समझ में आ गया सभी को? ओके, नोट्स सभी लोग प्रिपेयर करते चल रहे हैं? यस और नो? बेकार ऑनलाइन वगैरह मजा नहीं. चलिए मुझे बताइए बेटा, नोट्स सभी के प्रिपेयर हैं क्योंकि आपके मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आने वाले हैं. सभी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और मिड सेमेस्टर की तैयारी कर लीजिए. नेक्स्ट वीक में आपके मिड सेमेस्टर हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर सभी को नोटिस मिल चुका है? यस और नो? मिल गया ना नोटिस? जी, इतने ढंग से पढ़ाते हैं. इसकी तैयारी करिए. ठीक है, सिलेबस BCA आपको बता देंगे. 3rd यूनिट आपकी चल रही है, आधी हो चुकी है, अभी चल रही है. अभी लेकिन जैसा होगा मैं आपको कल तक इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितना यूनिट आपका कवर अप होगा. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग कल की क्लास में करेंगे. उधर है. ओके, बीटेक सीएस का है. चलिए, थैंक यू एवरीवन. सीएस का स्कोप है. सीएस का वही तो हम बोल रहे हैं, सीएस है भाई. सीएस से ही हम करने वाले हैं. वो तो आईटी से की ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटेक की है. बीएससी किया था, एमएससी उसके बाद छोड़ दिया. मेरा डाउट बीएससी आईटी से भी वो भी बहुत बढ़िया है. बीएससी आईटी की बात भी सही रही. वो तो बीसीए से भी अच्छा होता है बीएससी आईटी. वो नहीं, वही जा रहे हैं ना.